What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पैकेज काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है यहाँ पर, जो मैंने ही जैसे ही द हिंदू न्यूज़पेपर का जो वेबसाइट पर ओपन किया तो यहाँ पर तुरंत ये लिखा हुआ है कि दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में आज जो है जो कोलकाता वाला एडिशन है वो पब्लिश नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोगों को हैप्पी दुर्गा पूजा टू ऑल ऑफ यू। और इसी के साथ में जो यहाँ पर ये छोटी सी बात ये है कि दूसरा कोई एडिशन आप लोग अगर ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, वरना लोकल एरिया में न्यूज़पेपर आज नहीं आएगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। बाकी काफी शानदार, काफी इंटरेस्टिंग ये डिस्कशन आप लोगों का रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो एक्स्ट्रा आप लोगों को बताई जाएगी। ठीक है, तो उनको आप लोग अच्छे से फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ में अगर आप लोगों को वीडियो देखने के बाद में लगे यार इसकी तो पीडीएफ हमारे पास में होनी चाहिए, तो टेलीग्राम पर जाकर आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर 1,42,000 के करीब मेंबर यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सारी पीडीएफ यहाँ पर आप लोगों को इकट्ठी प्रोवाइड कराई जाती है। कोई भी वीडियो आती है चैनल के ऊपर उसका लिंक भी यहाँ पर मिल जाता है। अगर नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं आता है तो भी आप लोगों की दिक्कत दूर हो जाएगी। क्वेश्चन जो पूछता हूँ उनके आंसर भी यहाँ पर पोस्ट कर देता हूँ, तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं रहेगी। और कल एक वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों को नोबेल प्राइज में कोई भी डाउट है तो सारे नोबेल प्राइज आप लोग यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि कम से कम 2 साल के नोबेल प्राइज आप लोग कवर करके जाने चाहिए। एक क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए यहां पर मैंने इसी के नीचे आप लोगों के 2020 के, 2019 के और 2018 के जो नोबेल प्राइज हैं उनकी भी जो बेसिकली वीडियो का लिंक है इसी वीडियो के नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। तो सारे के सारे नोबेल प्राइज कवर किए हैं। थोड़ा सा वीडियो लेट इसलिए किया मैंने क्योंकि लास्ट में सबसे इकोनॉमी का नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, तो उसको कवर करना था, तो इसलिए ये वीडियो लेट हो गया। तो सारे इकट्ठे आप लोगों को यहाँ पर इसमें देखने को मिल जाएंगे। ओके, एक और इंपॉर्टेंट बात, कल मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे यहाँ पर आंसर राइटिंग के लिए। एक तो आप लोगों को जो दिया था करंट का दिया था और एक स्टैटिक पोर्शन के दिया था हिस्ट्री का, जो कि जनरल स्टडी फर्स्ट का पेपर आप लोगों का होता है। तो दोनों ट्राई कीजिएगा। कई सारे बच्चों ने कई सारे आंसर पोस्ट किए, तो आंसर पोस्ट करने के लिए आप लोग इस ग्रुप पर जाइएगा जहां पर 50,000 के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर जाकर आप लोग आंसर लिखिएगा। तो यहां पर आप लोगों को जो आंसर लिखने के लिए यहां पर आप लोगों को नीचे ये बेसिकली ये ऑप्शन मिलेगा, इसमें जाकर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आंसर राइटिंग के लिए आप लोग यहां पर पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका हूं, जो भी उल्टी सीधी हरकतें कुछ भी पोस्ट करते हैं तो उसको तुरंत ब्लॉक किया जाता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अपने क्वेश्चन पोस्ट करो और एक दूसरे क्वेश्चन रिव्यू करो, या आप लोगों को लगता है कोई अच्छा क्वेश्चन आप लोग पोस्ट कर सकते हो तो वो क्वेश्चन पोस्ट करो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं तुरंत ब्लॉक करूंगा, 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा ब्लॉक करने में, और फिर मेल करते रहना, चाहे कुछ भी करते रहना, मैं अनब्लॉक भी नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि एक हद होती है किसी चीज की। अगर चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है तो इसका मतलब ये है कि उसको सीरियसली फॉलो करो। ठीक है, अगर यहां पर कल को पेमेंट लगा दूंगा फिर क्या करोगे, पैसे दे देकर आओगे यहां पर, वो अच्छा लगेगा क्या? फ्री में आ रहे हैं तो इसका मतलब कुछ भी, ये चीजें सही नहीं है यार। चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करो, आपके फायदे के लिए ये यहाँ। ठीक है, तो यहां पर जाकर जो सीरियस बच्चे हैं कम से कम उनको डिस्टर्ब मत करो, वरना यही दिक्कत रहती है सबसे बड़ी। जहां पर एक तरीके से दान धर्म चल रहा है कि खुले आम आए कुछ भी लिखे और चले गए। तो यहां पर अगर सीरियस बच्चे नहीं होंगे तो फिर मुझे कुछ ना कुछ और स्टेप उठाना पड़ेगा। तो जो सीरियस है उनको कम से कम आप लोग हैम्पर मत करें। ठीक है, तो ये है छोटी सी बात। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में अगर कुछ भी आप लोगों को चाहिए ना, अगर हाथ पे हाथ धरकर आप लोग बैठे रहोगे तो कुछ नहीं आप लोगों को मिलने वाला है। तो यही शानदार बात यहां पर बोली गई है। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर सही समय का इंतजार कर रहे हो तो सही समय भी टांग पर टांग रखकर आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। करो आप लोग मेहनत, तो वो भी आप लोगों के पास में आएगा। तो आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोग क्या करना है। समय का इंतजार करते रहिए और फिर जो है समय आप लोग का इंतजार करता रहेगा। वही मांझी मूवी का डायलॉग कि समय के भरोसे मत बैठे, क्या पता समय आप लोगों के भरोसे बैठा हो। यानी कि भगवान के भरोसे मत बैठे, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। अब आप लोग देख लीजिए आप लोग क्या करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर थोड़ा सा भी आप लोग भारत रत्न जो हमारी कंट्री में दिए जाते हैं उनका पैटर्न आप लोग समझ रहे होगे, तो इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर आप लोग ले जाओगे। बोला गया भारत रत्न और जो पद्म अवार्ड होते हैं उसके बारे में, कि भारत रत्न और जो पद्म अवार्ड है हमारी कंट्री में, ये बोला गया कि आर टाइटल्स अंडर ये आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा बोला गया कि जो पद्म अवार्ड है ये यहां पर हमारी कंट्री में स्टार्ट किए गए थे 1954 में, तो इनको सस्पेंड किया गया ओनली एक बार, यानी कि जब से इनको स्टार्ट किया गया। तीसरा बोला गया यहां पर कि जो भारत रत्न है ये रिस्ट्रिक्ट करता है यहां पर मैक्सिमम 5% को पर्टिकुलर ईयर में, यानी कि एक साल में मैक्सिमम 5 लोगों को आप लोग भारत रत्न दे सकते हैं। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया 1, 2 and 3। तो सही आंसर आप लोग को बताना है ए, बी, सी, एफ, डी। तो देखता हूं कौन इसका सही आंसर देता है। आइए अब एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आप लोगों को काफी कुछ यहाँ पर न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन में भी मैं कवर करूंगा, ताकि आप लोगों को हर तरीके से कोई भी पोर्शन आप लोगों को न छुड़े। देखिए मेरा बेसिकली ये रहता है कि अच्छे से चीजों को कवर किया जाए,
तो आप लोग, ताकि कोई भी आप लोग का पॉइंट न छूटे, क्योंकि अगर पॉइंट छूट रहा है तो फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो उस तरीके से सारी चीजें कवर करने की कोशिश करता हूं। और कई सारे बच्चे, जिस तरीके से मैंने बोला था कि मॉर्निंग में जो भी आप लोग डिसाइड करते हैं कि आज अपना टारगेट ये है, उसको आप लोग एक बार लिख लीजिए। और अगर आप लोग को लगता है कि कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। इससे पब्लिकली अगर आप लोग उसको लिखेंगे तो आप लोग की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हाँ यार ये गोल अचीव करना है, ठीक है। और फिर शाम को जब नैनो मैगजीन आती है उसके नीचे आप लोग लिखा करो कि कितना आप लोगों ने अपना टारगेट अचीव किया। आप लोग के अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। मैक्सिमम बच्चे जो ये काम कर रहे हैं उनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा उनके अंदर इंप्रूवमेंट। कई सारे बच्चे अभी मुझे लिख भी रहे थे कि सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब यहाँ पर लिखते हैं पब्लिकली आकर तो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि हाँ यार बच्चे दूसरे क्या सोचेंगे कि हाँ ये बोला था किया नहीं। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती है, जिंदगी में इंप्लीमेंट करो तो आप लोगों को जिंदगी में बहुत बड़े चेंज होते हुए आप लोगों को अपने आप नजर आएंगे। ओके, आइए अब बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल के बारे में। अभी हमारी कंट्री में जो कोवैक्सीन दवाई है वो बच्चों के लिए भी यहाँ पर भी अलाउ की जा रही है, उसका जो ट्रायल है वो पूरा हो रहा है यहाँ पर, तो उसी के बारे में आर्टिकल है। तो जानेंगे कुछ और मुद्दों के साथ में, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, इंटरेस्टिंग चीजें भी और कई सारी आप लोगों को जानने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, आर्टिकल भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो अलग अलग फैक्ट्री, जैसे अलग अलग से कई जगह काम करते हैं, जैसे कहीं एक कोई फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है, कोई कहीं पर खुदाई में काम कर रहा है, इस तरीके से जहां पर खासकर एक तरीके से पत्थर तोड़ने का काम रहता है वो वाला मुद्दा, तो इसकी वजह से एक बीमारी होती है, ठीक है। तो बीमारी का जो नाम है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा और क्यों हो रही है, उसका क्या रीजन है और उसको हमारी कंट्री में प्रिवेंस करने के लिए क्या क्या चीजें, कई सारी बातें आप लोग यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। और अगर इन राज्यों से आप लोग आते हैं जहां पर ये दिक्कत देखने को मिलती है तो आप लोगों के लिए और भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। तो समझेंगे आर्टिकल को काफी अच्छे से। अभी यहां पर क्या हुआ, अफगानिस्तान के अंदर आप लोगों को पता है तालिबान पावर में है, उसके पावर में होने के बावजूद भी वहां पर सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रही है। एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ अभी और 50 के करीब लोगों की जान चलेगी। तो उसी के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है, समझेंगे कि क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ये वाला जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट, इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में बात करें और एक पर्टिकुलर एक्ट है जो कि डोनाल्ड ट्रंप साहब लेकर आए थे जिसका नाम है काटसा। तो ये काटसा क्या होता है और इसके चलते और भी बैकग्राउंड कई सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो समझेंगे काफी अच्छे से इसको। ये साइड वाला जो नीचे वाला आर्टिकल आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये वाला बेसिकली आर्टिकल कर रहा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। टूरिस्ट एक्टिविटी हम लोग को प्रमोट करनी चाहिए क्योंकि टूरिज्म जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करता है, कई सारे लोगों को रोजी रोटी दिलाने का काम करता है। कोविड-19 के चलते अभी ये कहानी जो है इसकी काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो अभी कोशिश ये की जा रही है कि टूरिस्ट एक्टिविटी को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाए। तो इसके चलते देखिए गवर्नमेंट भी काफी सारे रोल प्ले कर सकती है, ठीक है। जैसे कि एक तरीके से नहीं, एक तरीके से वीजा ऑन अराइवल दे दिया, फ्री जो एक तरीके से वीजा दे दिया, कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री के लोग घूमने आएंगे। और हमारी कंट्री में अगर बात करें टूरिज्म के मामले में, हमारी पोजीशन जो है फिलहाल अभी बोला जा रहा है कि 34 के करीब हमारी पोजीशन है, ठीक है। तो ये बताया जा रहा है कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए क्योंकि टूरिज्म एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप लोग अगर कोई हमारी कंट्री में घूमने आ रहा है तो हमारी कंट्री की कल्चर भी वो साथ में लेकर जाता है, तो इससे हमारी कंट्री के साथ में ऑल ओवर वर्ल्ड में एक अच्छी कनेक्टिविटी आप लोगों को यहाँ पर बढ़ती नजर आएगी। तो उस पैटर्न में हम लोग को चीजों को लेकर चलना चाहिए। तो टूरिज्म को बढ़ाने की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा याद रखिएगा कि हमारी कंट्री की जो पोजीशन है ऑल ओवर वर्ल्ड में टूरिज्म के मामले में उसमें बात की जा रही है। और एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर जो मेंशन किया गया वो ये है, अगर आज के टाइम बात करें, बोला जा रहा है कि अगर इन्वेस्टमेंट करते हो आप लोग, मान लीजिए कुछ पैसे हैं, मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर कोई रुपीस है, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया एक सेक्टर के अंदर में, ठीक है। तो उस सेक्टर के अंदर में अगर आप लोग ये रुपीस जो है एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पर इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप लोग वही इतना ही पैसा अगर आप लोग ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग में ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पर जो इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, और इसी के साथ में सेम पैसा अगर आप लोग टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट करोगे और वहां पर जो इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो बोला गया कि इसमें सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा टूरिज्म में। यानी मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पर 1 लाख रुपए खर्च कर दिए तो टूरिज्म में उसकी वजह से जो जॉब क्रिएट होगी वो सबसे ज्यादा होगी, दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर में और तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलेगी ये बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में। यानी कि पहले नंबर पर टूरिज्म में, दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर में और तीसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग में। यानी कि सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में माना जाता है अकॉर्डिंग टू राइटर। ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि टूरिज्म में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, ये है उनका मानना, ठीक है। पेंडोरा बॉक्स के बारे में हम लोगों ने भी डिस्कस किया था, तो एक ओवरव्यू फिर से आप लोगों को दे दूंगा यहाँ पर ताकि आप लोगों का बेसिकली माइंड में क्लैरिटी रहे। ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, यहाँ पर ये आप लोगों से इंटरव्यू में भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। आप लोगों को क्या लगता है अगर जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाती है जब भी यहाँ पर इलेक्शन आते हैं तो वो इस तरीके से प्रोवाइड कराई जानी चाहिए? क्या फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीजें प्रोवाइड कराना है वो सही है? क्या ये सही लोगों तक पहुंच पाती है? अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ ले तो आप लोग क्या आंसर देंगे? वीडियो को पॉज कर 1 सेकंड के लिए सोचिएगा और इसका आंसर दीजिएगा कि कोई भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी हो गया या कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट होगी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए, हाँ या फिर ना? तो उसके बारे में बात की जा रही है। मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातें बताना चाह रहा हूं जिसके बारे में आप लोग चीजों को समझ पाएंगे ताकि आप लोग ढंग से चीजों को कनेक्ट भी कर सके, ठीक है।
अगर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करें, यहां पर इलेक्ट्रिसिटी के मुद्दे को लेकर अगर मैं यहां पर चलूं तो समझिएगा इसको। बेसिकली अभी इलेक्शन आ रहे हैं, कई सारे राज्य के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मली कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी कर देते हैं, ठीक है, पानी फ्री कर देते हैं। तो ये जो चीजें की जाती हैं हमारी सोसाइटी में, ये ध्यान में रखते हुए कि इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं होता है। इसकी वजह से जो रिसोर्सेज हैं उनका ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। दिक्कतें क्या देखने को मिलती है आज की डेट में? अभी आप लोग बात करो कि अप टू द 300 यूनिट पर मंथ यहां पर फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। तो ये काफी बड़ा एक मुद्दा हो जाता है। अगर मैं बात करूं, अगर मेरा अपना खुद का मैं खर्चा लगाऊं इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट मेरी आती है, तो आप लोगों को हमेशा ये देखने को मिलेगी 70-80 के फिर में मैक्सिमम, ठीक है, जिसमें आप लोगों की एसी भी अगर इंक्लूड हो जाए, अगर ठीक एसी हो आप लोगों की 5 स्टार वाली जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं करती हो, इवन आप लोगों का फ्रिज भी अगर इसमें आ जाए वो भी 5 स्टार वाला हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों की 100 यूनिट से ऊपर जो है जाने वाली है, ठीक है। यहां पर ये बोला गया कि अगर आप लोग किसी को भी यहां पर अगर आप लोग 200 यूनिट या फिर 300 यूनिट फ्री प्रोवाइड करा रहे हो, तो इसका मतलब ये हो गया आप लोगों ने उन लोगों को भी फ्री प्रोवाइड करा दी इलेक्ट्रिसिटी जो कि ऑलरेडी जिनके पास में फ्रिज है, जिनके पास में एसी है, जो अपनी अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए भी आप लोगों ने इसको प्रोवाइड करा दिया। यानी कि फ्री ओनली उन लोगों को प्रोवाइड आप लोग कराना चाहिए जिन लोगों की रिक्वायरमेंट बेसिकली यहां पर इससे फुलफिल हो जाए, ना कि आप लोग उन लोगों को भी प्रोवाइड कराएंगे जो कि पे कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आप लोग आज के दिन में कुछ अपना कोई कोर्स लॉन्च करते हैं, कोई सामान आप लोग लेकर आते हैं मार्केट में, कोई किताब आप लोग लेकर आते हैं, ठीक है, या फिर कोई आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाया वो मार्केट में लेकर आ रहे हैं। आप लोगों को लगा यार मार्केट अलग अलग लोगों से भरी पड़ी है, एक तो ऐसे लोग हैं जो कि आराम से पे कर सकते हैं, ठीक है। अक्षय कुमार साहब से पूछा गया कि आप लोग मान लीजिए गाड़ी खरीदनी है, तो अगर आपको डिस्काउंट मिले तो आप क्या डिस्काउंट लेना पसंद करोगे या मांगते हुए पसंद आप लोग डिस्काउंट मांगोगे लोगों से? अगर कोई बोले कि हाँ यार मुझे इतना डिस्काउंट दे दो, जैसे लोग बोलते हैं यार इतना डिस्काउंट दे दो, ठीक है, तो अक्षय कुमार ने बोला यार मैं इतना कमा रहा हूं तो मुझे क्या जरूरत है इस तरीके के काम करने की, मैं ऐसा करता हूं अच्छा लगूंगा। पर लेकिन मैक्सिमम लोग आप लोगों को ये चीजें करते हुए नजर आएंगे, वो वेल टू डू फैमिली से निकल कर आते हैं, यानी कि अच्छी उनकी फैमिली है, फिर भी उनको डिस्काउंट चाहिए, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। और यही सेम काम चला था यहाँ पर एलपीजी के सिलेंडर के ऊपर। जब एलपीजी के सिलेंडर के बारे में बात की, बहुत सारे ऐसे परिवार थे जो आराम से पे कर सकते थे उसका, पर लेकिन सब्सिडी वाले सिलेंडर वो यूज कर रहे थे, तो उसके चलते कई सारे प्रोग्राम चलाए गए, तो चीजें वहां पर थोड़ा सा शांत हुई है। ये सेम फंडा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अभी इसी के बारे में बात की जा रही है। अगर एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात करें जो एक गरीब तबका है सोसाइटी का, तो उसको ये बोला जा रहा है, अगर उसके बारे में आप लोग देखोगे कि हाँ ये इंसान है, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी है, तो बोला ये जा रहा है कि अगर वो पर्टिकुलर इंसान जो है ना, उस पर्टिकुलर इंसान को अगर आप लोग देखोगे वो घर में लाइट जलाता है, वो घर में फैन चलाता है, ठीक है, इसी के साथ में वो घर में मान लीजिए एक टीवी भी है, एक टीवी भी वो चला रहा है, टेलीविजन वगैरह, अपने मोबाइल को वो रिचार्ज कर रहा है, ठीक है, इसी के साथ में यहां पर एक तरीके से मतलब छोटी छोटी मोटी चीजें, ये सारी चीजें, अगर ये सारी चीजें वो कंप्लीट कर रहा है, तो ये माना जा रहा है कि उसके परिवार का जो खर्चा आएगा इलेक्ट्रिसिटी का वो मैक्सिमम 50 यूनिट आएगा, ठीक है, ये बोला गया है। अगर उसके घर में फ्रिज वगैरह नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर आप लोग रियलिटी में चाहते हैं कि जो फ्री प्रोवाइड कराई गई चीजें हैं वो उन लोगों तक पहुंचे जिनको उसकी जरूरत है, तो आप लोग इसको लिमिट क्यों नहीं कर देते कि जो बिजली की इलेक्ट्रिसिटी है ये 50 यूनिट ही प्रोवाइड कराओ फ्री, इसके ऊपर कोई खर्च करेगा तो इसका मतलब ये कि उसके घर में फ्रिज है, उसके घर में एसी है, उसके घर में कोई और इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो एक अच्छे परिवार से आता है, वो कमाने वाले परिवार से आता है, तो उसको वहां पर पैसे पे कर कर इसको देना चाहिए। इसकी वजह से अगर वो पैसे पे करेगा कुछ और लोगों को यहां पर चीजें फ्री में मिल सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में भी लिमिटेड सोर्सेज है ना, तो फ्री में प्रोवाइड कराना कई बार रिसोर्सेज का वेस्टेज भी माना जाता है, क्योंकि उन लोगों को भी फ्री में देना जिन लोग जो पे कर सकते हैं, इसकी वजह से उन लोगों को नुकसान झेलना पड़ जाता है जिन लोगों को पे नहीं कर पाते हैं। तो ये बात यहां पर बोली गई कि फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड कराना है तो 50 यूनिट आप लोग दीजिए लोगों को, ताकि वो जो लोग हैं वो लोग यहां पर उसको एंजॉय कर सकें जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, और इसके ऊपर अगर कोई खर्च करता है तो उसको आप लोग बेसिकली पेमेंट लीजिए उससे, ये यहां पर बातें बोली गई है। मैक्सिमम अभी यहां पर बोला गया कि दिल्ली और पंजाब के अंदर 200 यूनिट तक यहां पर फ्री प्रोवाइड कराई जा रही है। तो राइटर का मानना यह है कि आप लोग 150 यूनिट जो है वो वेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो आराम से इसको पे कर सकते हैं, और इसकी वजह से जो राज्य का जो एक तरीके से सब्सिडी का जो आप लोग खर्चा निकल कर आता है वो मैक्सिमम इन्हीं चीजों में जाता है, तो दूसरे एरिया में आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। हेल्थ वाले एरिया हो गया, एजुकेशन वाला एरिया हो गया, फिर आप लोग बोलते हैं हमारे पास में पैसा नहीं बचा, तो आप लोग हरकतें ऐसी करते हो। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो मुझे बोला गया, आप लोग उसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर, जो मुझे पढ़ के मतलब मजा आया उसको पर्टिकुलर पॉइंट को, वो ये था, अगर आप लोग ऑलरेडी इतने लोगों को 200 यूनिट जो है वो फ्री प्रोवाइड करा दोगे, आप लोग ये तो सोचिए एक मिनट, वो इंसान जो है अगर उसको बोलने कल को सोलर पैनल लगा ले अपने जो घर की छत पर लाकर, वो सोलर पैनल लगाएगा, वो बोलेगा फ्री
फ्री में तो मिल रही है, सोलर पैनल क्यों लगाना है भाई, मैं क्यों लगाऊं सोलर पैनल, तो मुझे तो फ्री में मिल रही है बिजली, में क्यों लगाऊं। तो इसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ को भी लोग नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वरना लोग जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ते हुए नजर आते हैं अगर उनको लगता कि बिजली काफी महंगी मिल रही है। तो आज की डेट में जो बिजली का नॉर्मल प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा 6, 7 या फिर 8 आप लोगों को जो यूनिट आप लोगों को यहां पर प्राइस देखने को मिलेगा, यानी कि 6-7 रुपए या फिर 8 रुपए पर यूनिट, ठीक है। पर लेकिन जहां पर सब्सिडी की प्रोवाइड करा रहे हैं वहां पर आप लोग 1 रुपए पर यूनिट भी वहां पर देखने को मिलता है, या फिर उससे कम बोला जा रहा है। पंजाब और तमिलनाडु में 1 रुपए पर यूनिट से भी नीचे पड़ता है, या फिर कर्नाटक के अंदर अगर आप लोग जाकर देखोगे तो उसकी वजह से जो इरिगेशन में अगर बात करें तो ये माना जा रहा है कि वहां पर भी काफी ज्यादा पानी को जो है वो वेस्ट किया जाता है। तो ये भी यहां पर देखने वाली बात हो, अगर पता हो इंसान को कि हाँ यार ये इसका पैसा पे कर रहे हैं, तो फिर वो उसको थोड़ा सा देखकर यूज करेगा। भले ही कम प्राइस रखो पर लेकिन प्राइस जरूर रखो, ताकि रिसोर्सेज का जो है वो एक तरीके से बर्बादी ना हो, और टैक्स पेयर की जो मनी जिन्होंने टैक्स पे कर रखा है उसके पैसे की बर्बादी ना हो। तो ये पूरा आर्टिकल में बातें बोली गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब जब इलेक्शन का मुद्दा आता है तब तब आप लोगों को ये चीजें देखने को मिलती है। तो फ्री बेसिकली किसी को बोलना ये बिल्कुल सही नहीं होगा, तो राइटर इसके बिल्कुल अपोजिट में जाकर यहां पर बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ही क्या रहे हैं इसके बारे में आप लोग बताइए। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे मैं आप लोगों को बता दूं, कई सारे एरिया ऐसे भी हैं हमारे देश में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है वो यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के लिए पे करेगा तो कम से कम किसी दूसरे एरिया में वो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग प्रोवाइड करा पाएंगे, रिसोर्सेज का प्रॉपर वे में डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। अभी हमारी कंट्री में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी यहां पर बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, जिसमें किस लेवल पर हम लोग बिजली की सप्लाई लोगों तक पहुंचा सकते हैं उसके ऊपर फोकस किया गया, और उसके चलते यहां पर इसको मॉनिटर करने की भी बात की गई, ताकि यहां पर प्रॉपर वे में यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को सारे राज्य में सही तरीके से लोगों तक पहुंचाया जा सके। इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को देखने को मिलेगी, दुनिया में हमारा देश तीसरे नंबर पर है अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस और कंज्यूम करने के बारे में। जब आप लोग बात करते हैं तो प्रोड्यूसर में तीसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है यूएसए, फिर प्रोड्यूस करता है चाइना, और तीसरे नंबर पर है इंडिया, ठीक है। तो अगर दूसरी बात करें यहां पर, अगर बात देखने को मिले आप लोगों को सेकंड कंज्यूमर है, क्योंकि चाइना के बाद में हमारी पॉपुलेशन काफी ज्यादा आप लोग को देखने को मिलेगी, तो सेकंड हम लोग कंज्यूमर आप लोग को यहां पर देखने को मिलेंगे सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी में 100% एफडीआई है हमारे देश में, यानी कि एक तरीके से 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप लोग यहां पर कर सकते हैं ऑटोमेटिक रूट से, गवर्नमेंट से पूछने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं। हमारी कंट्री में इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद भी हम लोग प्रॉपर, हमारी जो कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी वाली वो रोती क्यों रहती है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, उनको हमेशा फोर्स किया जाता है यहां पर बिजली का बिल माफ करने के लिए, उनको हमेशा फोर्स किया जाता है कहीं ना कहीं एक तरीके से टैरिफ जो है वो काफी ज्यादा कम करने के लिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने के लिए, और फिर गवर्नमेंट जो है उनको सपोर्ट भी नहीं करती है, और इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी कंट्री में कई बार ऐसी प्रॉब्लम निकल कर आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा अगर बात करेंगे संविधान के अंदर, तो 7वें शेड्यूल के अंदर जाएंगे तो 3 लिस्ट है, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो इलेक्ट्रिसिटी कहां पर आती है संविधान में, तो कॉन्करेंट लिस्ट में इलेक्ट्रिसिटी आती है, यानी कि सेंटर और स्टेट जो है वो दोनों मिलकर काम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो ये क्वेश्चन एक छोटा सा आप लोगों से पूछा जा सकता है, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो यहां पर इसमें काफी ज्यादा काम कर रही है, ताकि एक रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर भी यहां पर देखने को मिले, इलेक्ट्रिसिटी को कैसे यूज करना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह कि हमारे लिए इसके लिए कुछ स्कीम्स वगैरह भी लाई गई हैं। जी हां, बिल्कुल लाई गई। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसके तहत यहां पर सबको इलेक्ट्रिफिकेशन की बात की गई कि लोगों तक कनेक्शन तो प्रोवाइड कराओ, तो इसके चलते शहर और अर्बन, यानी कि गांव और शहर दोनों एरिया में प्रोवाइड कराया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, लिखने के लिए आ जाए ना गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव है, तो आंसर राइटिंग में काफी अच्छे पॉइंट आप लोग मिल जाएंगे। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना देखने को मिलेगा। तो यहां पर एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर के लिए अलग अलग फीडर प्रोवाइड कराने की बात की गई, क्योंकि एग्रीकल्चर में जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है, और नॉन एग्रीकल्चर में यानी कि घरों में जितना यूज करते हैं उसके बारे में, तो दोनों का अलग अलग सिस्टम होना चाहिए। इससे क्या रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहां पर ढंग से डेवलप हो जाएगी। एक बात की गई GARB के बारे में है, ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप। तो इसके चलते ये बोला गया कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर सिस्टम के तहत, कि यहां पर किस तरीके से आप लोगों को ये बिजली प्रोवाइड करा रहे हैं, और प्रॉपर रिपोर्ट आप लोगों के पास में होनी चाहिए। उज्ज्वला डिस्कॉम जो एश्योरेंस योजना, ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में बात की, तो उदय के बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में जब बात की तो फाइनेंशियल जो टर्नओवर है उसके ऊपर फोकस देने की बात की गई, खासकर जो कंपनी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराने वाली, क्योंकि वो रोती रहती है कि यार हमारा नुकसान हो गया, हमारा नुकसान हो गया, ठीक है। और 4E के ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, इफिशिएंसी टू इंश्योर द अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है यहां पर। ये कोई पर्टिकुलर अगर पर्सन है, अगर उसको हेल्थ की आप लोग ऐसी सर्विस प्रोवाइड कराओ ताकि वो अफोर्ड कर सके। देखिए कभी भी प्राइस जो है वो एक नहीं होना चाहिए। अगर देखिए आप लोगों को इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो इनकम टैक्स है और जो दूसरे जैसे इनकम टैक्स हो गया, वो कैसा टैक्स है, वो एक तरीका डायरेक्ट टैक्स है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ध्यान से सुनिएगा।
इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि आप लोगों को डायरेक्ट पे करना पड़ता है। अगर ए पर्सन है, उसकी सैलरी 1 लाख रुपए है, वो अलग टैक्स पे करेगा, 2 लाख रुपए है वो अलग टैक्स पे करेगा, 3 लाख रुपए है वो अलग टैक्स पे करेगा। यानी कि जितनी ज्यादा सैलरी होगी उतना ही ज्यादा टैक्स पे करेगा। तो इसी पैटर्न में यहां पर बेसिकली प्राइस होने चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के। किसी को हेल्थ सर्विस चाहिए, ठीक है, तो उसकी जो इनकम है उसके बेस पर यहां पर चीजें मिलनी चाहिए। अगर कोई गरीब तबका है सोसाइटी का, उसको सस्ती हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करा दो। अगर थोड़ा सा ठीक ठाक तबका है तो उसको आप लोग अच्छी खासी उससे आप लोग एक पेमेंट ले सकते हैं, जिससे कि दूसरी भी चीज आप लोग यूज कर सकते हैं। तो एक डिफरेंशिएटेड प्राइस जब आप लोगों को देखने को मिलेगा तो फायदा ये रहेगा कि जो यहां पर आप लोगों ने अपनी जेब से पैसा लगाया है, यहां पर जो एक गरीब तबका है उसको सब्सिडी आप लोगों ने दी है, तो यहां से वो पैसा आप लोग निकाल लीजिए। तो ये वाली अप्रोच नॉर्मली गवर्नमेंट फॉलो करती है, पर लेकिन रियलिटी में ये कई बार इंप्लीमेंट होती नजर नहीं आती है। इसलिए बोलते हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स है यानी कि इनकम टैक्स जो है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव मतलब अमीरों पर ज्यादा लगता है, गरीबों पर कम लगता है। पर लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे कि आप लोग कोई बिस्किट का पैकेट लेकर आए, आप लोग दूध का पैकेट लेकर आए, कोई भी आप लोग प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं, उस पर आप लोग टैक्स पे करते हैं। तो वही पैकेट दूध आप लोग पी रहे हैं, वही पैकेट दूध अंबानी का बेटा पी रहा है, वही पैकेट दूध कोई एक तरीके से गरीब तबके वाला पी रहा है, सोसाइटी में रिक्शा चलाने वाले का बेटा पी रहा है, ठीक है, ये बेटी पी रही है। तो यानी कि एक तरीके से यहां पर सबको एक ही टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो इसलिए डायरेक्ट टैक्स जो है वो यहां पर प्रोग्रेसिव रहता है, और इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि सबको एक जैसा टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, ये रिग्रेसिव रहता है। रिग्रेसिव का मतलब ये सोसाइटी को एक तरीके से जो गरीब तबका है उसके ऊपर बर्डन बनाने का काम करता है। तो इसलिए मैक्सिमम वो कंट्री जो कि अमीर कंट्री है, जहां पर लोग खुशी में रहते हैं, वहां पर हमेशा आप लोगों को प्रोग्रेसिव टैक्स देखने को मिलेगा, यानी कि डायरेक्ट टैक्स आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाए इनके बारे में, वो तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। तो इसलिए अफोर्डेबल टैरिफ के बारे में यहां पर बात की जा रही है। इन्वायरमेंट फॉर सस्टेनेबल जो फ्यूचर होना चाहिए, इसी के चलते आप लोग क्या कर सकते हैं, सोलर एनर्जी वाला ये वगैरह चीजें आप लोग यूज कर सकते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट यहां पर आना चाहिए, ताकि और अच्छे से चीजों को आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें। और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर और था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी के मीटर लगाने की बात की गई। मीटर अगर लगाया जाए तो लोगों से पता तो रहेगा कितना उन्होंने खर्च किया है। देखिए आप लोग ना ये मीटर अपने लिए भी लगा सकते हैं। अपने लिए मतलब आप लोग अपने लिए 24 घंटे बेसिकली क्या क्या आप लोग कर रहे हैं, एक A4 साइज शीट लीजिए, उस पर 24 घंटे लिख दीजिए, ठीक है। ये 24 घंटे में आप लोग क्या क्या कर रहे हैं उसको भरिए, तो आप लोगों को पता रहेगा कहां कहां पर कितना टाइम आप लोग खर्च कर रहे हैं। आप लोगों को अपने ऊपर आई रखनी चाहिए, अपने ऊपर वॉच रखना चाहिए आप लोगों को कि आप लोग कहां कहां पर कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आप लोग जरूर कीजिएगा। ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर, जहां पर आप लोगों को सीट नहीं आती फिल करने की कि 24 घंटे आप लोगों को फिल करने हैं, तो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, उसको आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना, उसके प्रिंट आउट निकाल लेना 5-7, ठीक है। तो उसमें जब आप लोग फिल करेंगे ना, तो आप लोग अपने टाइम को समझ पाएंगे कि कहां कहां आप लोग टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आप लोग 5 घंटे सो रहे हैं, 6 घंटे सो रहे हैं, 7 घंटे सो रहे हैं, तो वो भी उसमें लिखिएगा कि हाँ इतने घंटे सो रहे हैं। खाने में कितना टाइम लगा उसमें भरिएगा कि हाँ इतना टाइम खाने में लग गया, नहाने में। आप लोगों को पता चलेगा रियलिटी में कि 24 घंटे आप लोग जा कहां रहे हैं, फिर वहां से आप लोग अपने टाइम को निकाल पाएंगे। तो ये एक प्रोसीजर है, 7 दिनों तक फॉलो करके देखिए। आप लोगों को जो लगता है ना, जिनको लगता है टाइम नहीं है, एक बच्चा बोला है सर टाइम नहीं मिल पाता है, क्या काम कर रहा है, कौन सा बिजनेस चल रहा है तुम्हारा, अंबानी हो क्या बिजनेस चल रहा है कि पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, मतलब स्टूडेंट हो के पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब स्टूडेंट ही नहीं हो आप लोग जिसको पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो कम से कम पढ़ाई और हेल्थ, ये 2 चीजें ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा जिनके लिए आप लोग के हाथ में टाइम होना चाहिए, और इनको आप लोगों को ढंग से लेकर भी चलना चाहिए, ठीक है। तो ये जरूरी है, अगर नहीं लेकर चलोगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा, ओके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर, ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट भी पूछ ले जाते हैं, और आप लोगों से वैसे भी अगर आप लोग जैसे कि IR सब्जेक्ट हो गया आप लोगों को ऑप्शनल, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करें, वहां पर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन जाएगा इंडिया और USA के रिलेशन के बारे में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर CATSA अभी ये न्यूज में है, ये काफी इंटरेस्टिंग एक्ट है। इसके बारे में पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि पूरा आर्टिकल इसी के ऊपर घूम रहा है। अभी फिलहाल अगर बात करें 2017 में, जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत कर आए, तो वो यहां पर CATSA को लेकर आए। इसको क्या बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट। समझ में आया, नहीं आया, समझिए। अगर कोई पर्टिकुलर अमेरिका का दोस्त है और वो अमेरिका के दुश्मन देशों के साथ में जाकर व्यापार करता है, उससे सामान खरीदता है, तो अमेरिका उसके ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। फिर से समझिए, हम हैं अमेरिका के दोस्त, ठीक है, अमेरिका हो गया और इंडिया हो गया, तो हम लोग अमेरिका से काफी कुछ हथियार जो है वो खरीद रहे हैं, काफी कुछ हम लोग चीजें उनसे खरीद रहे हैं। पर लेकिन अगर हम लोग अमेरिका के दुश्मन रसिया से जाकर कुछ खरीदते हैं, तो अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा सकता है। ये ऐसा यानी कि बेहुदा ये एक्ट लेकर आया डोनाल्ड ट्रंप 2017 में। यानी कि मेरे से जो खरीदेगा मेरा दोस्त, वो दुश्मनों के साथ में अगर जाकर मिलेगा तो मैं उसके ऊपर एक तरीके से सैंक्शन लगाऊंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप एक्ट लेकर आया 2017 में। ये कई बार क्या बोलता है, ये बोलता है कि किसी कंट्री की सोवरेनिटी को हर्ट कर रहा है।
यानी कि संप्रभुता को हर्ट कर रहा है। हमारा देश है भाई साहब, हम लोग जिससे मन करेगा उससे खरीदेंगे, तुम होते कौन हो बोलने वाले। तो अगर ऐसा बोल दे तो फिर ये क्या करेगा, हमारे जो रिलेशन है यूएसए के साथ में उसको बेसिकली ये एक तरीके से इंपैक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो यानी कि दादागिरी दिखाता है यूएसए यहां पर ऐसे ऐसे चीजों को इंप्लीमेंट कर इसी तरीके की दादागिरी इसके द्वारा कई सारी कंट्री पर दिखाई गई है। अभी हमारे ऊपर क्यों दादागिरी दिखा रहा है, तो याद रखिएगा नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, S-400 सिस्टम हम लोग खरीद रहे हैं रशिया से। S-400 क्या है, ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर कल को कोई हमारे ऊपर अटैक करता है तो हवा ही हवा में हम लोग उसकी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये सिस्टम हम लोग रशिया से खरीद रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने 4.5 बिलियन के करीब रशिया को पे किया है। तो ये आने वाले टाइम में हमारे देश में सिस्टम आने वाला है। तो यूएसए ये बोला है कि तुम इससे क्यों खरीद रहे हो, तुम हमारा थार्ड सिस्टम क्यों नहीं खरीद रहे हो। थार्ड की फुल फॉर्म बताइए, चलिए देखता हूं किस किस को याद है मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है। तो थार्ड सिस्टम क्यों नहीं खरीद रहे आप लोग हमारा, चलिए दो बताइएगा आप लोग। एक तो थार्ड है यूएसए का, ऐसा ही एक इजराइल का सिस्टम है जो काफी ज्यादा न्यूज में था, अभी बहुत ज्यादा न्यूज में था, और इजराइल का सिस्टम वो भी मैंने आप लोगों को बताया था। ये सेम सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा रशिया का, जो कि हम लोग खरीद रहे हैं S-400 सिस्टम। तो यहां पर S-400 सिस्टम इंटरेस्टिंग चीज है, नेटो मेंबर के द्वारा भी खरीदा गया। नेटो मेंबर कौन है, नेटो मेंबर बेसिकली वो मेंबर होते हैं जो कि मिलकर एक दूसरे के साथ में काम करते हैं। अगर कोई इनके ऊपर कल को अटैक करे तो ये एक तरीके साथ में एक दूसरे खड़े मिलेंगे। इसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका यूएसए भी पार्ट है। तो यूएसए ने यहां पर टर्की के ऊपर सैंक्शन लगाए यहां पर इसकी वजह से, क्योंकि उसने नेटो मेंबर होते हुए भी रशिया से जाकर ये हथियार खरीद लिए। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। और दुश्मन किसको बोलते हैं नॉर्मली यूएसए, एक तो रशिया को बोलते हैं, दूसरा ईरान को बोलते हैं, तीसरा नॉर्थ कोरिया को बोलते हैं। तो नॉर्मली ये आप लोगों को इसके दुश्मन नजर आते हैं एक मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये एक्ट है जिसकी वजह से यहां पर न्यूज में आ रखा है कि हम लोग जो अभी यहां पर S-400 सिस्टम खरीद रहे हैं तो हमारे ऊपर भी इनके द्वारा कार्ड सा जो है वो लगाया जा सकता है, हमारे ऊपर भी सैंक्शन यहां पर इनके द्वारा लगाए जा सकते हैं। तो ये है जो जिसके ऊपर यहां पर ये पूरा आर्टिकल लिखा गया है। अब मैं आप लोगों को यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं इंडिया और रशिया के, इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। नॉर्मली अगर बात करें 5 पिलर पर हम लोग अपने रिलेशन को यहां पर मेंशन कर सकते हैं। पहला तो हो गया स्ट्रेटेजिक इशू, जैसे अभी मैंने आप लोगों से बात की, ठीक है। डिफेंस के इशू के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक में डिफेंस भी आप लोगों का कवर हो जाता है नॉर्मल तरीके से अगर देखो तो, ठीक है। इसमें जो भी हम लोग चीजें खरीद रहे हैं जैसे रशिया से या फिर यूएसए से, वो सारी स्ट्रेटेजिक कैटेगरी में आता है। चाइना क्या कर रहा है आज के डेट में हमारे बेसिकली एक तरीके से जम्मू एंड कश्मीर वाले एरिया में, तो वो सारी चीजें हम लोग क्या क्या यूएसए के साथ में डिफेंस टाइप चल रही है वो वाली चीजें, तो स्ट्रेटेजिक इशू के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं दोनों कंट्री मिलकर। आप लोगों को पता है डोनाल्ड ट्रंप जो थे वो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकल गए थे, पर जो बाइडेन ने बोला था कि हम लोग ज्वाइन करेंगे, तो इसकी वजह से यहाँ पर काफी कुछ चीज देखने को मिली। साइंस और टेक में यूएसए काफी आगे है, आगे कैसे ना होगा, बहुत सारे तो हमारे लोग वहां पर जाकर आप लोगों को बेसिकली काफी सारे लोग, अगर आप लोग बात करें नासा में कई बार ये मानता है कि लगभग 30 से 40% कई बार इंडियन सिटीजन वहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हो सकता है इससे कम या ज्यादा हो, थोड़े बहुत एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूं, पर काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को लोग नासा के अंदर देखने को मिल जाते हैं, जो कि यूएसए की स्पेस एजेंसी है। जैसे अपनी कंट्री की इसरो ऐसे यूएसए की नासा है, तो यहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो है साइंस और टेक्नोलॉजी जो है इसलिए बढ़ती है क्योंकि वहां पर कभी भी टैलेंट के सामने रिजर्वेशन नहीं आता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसरो में जैसे मान लो कि कल को बोलने लगे कि इसरो में यही साइंटिस्ट जाएंगे, रिजर्वेशन जाएगा ओबीसी से इतने, जनरल से इतने, एससी से इतनी, एसटी से इतनी। इसकी वजह से दिक्कतें क्या हो जाती है, एक सही टैलेंटेड पर्सन जो है वो वहां नहीं पहुंच पाता है। साइंटिस्ट की पोस्ट पर रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दोगे तो दिक्कतें हो जाएंगी यार, ठीक है, क्योंकि वहां पर एक तरीके से वो पूरा ऐसी चीजें बना के जा रहे हैं जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो रिजर्वेशन अगर दिया जाए तो उन्हीं चीजों में दिया जाए जो कि इस तरीके से लार्ज स्केल पर इंपैक्ट न पड़े, कुछ ऐसा कुछ यहां पर होना चाहिए। और मैं तो बल्कि ये बोलता हूं जो रिजर्वेशन ये दिया जाता है ना, इस रिजर्वेशन को अगर सब चीजों से हटाकर अगर आप लोग इंसान को उसको स्टडी में मतलब पढ़ाई में उसको रिजर्वेशन देना स्टार्ट कर दें कि हाँ ये गरीब तबका है, सोसाइटी का, इसको पढ़ाई उस काबिल बनाए ताकि वो कंपीट कर सके, वहां पर आप लोग रिजर्वेशन दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे चलकर रिजर्वेशन देने से कहीं ना कहीं आप लोग जो है एक सोसाइटी को भी कमजोर बनाते हुए नजर आते हैं, पर कि रिजर्वेशन का फायदा ज्यादातर लोगों तक पहुंच भी नहीं पाता है, वो और दिक्कतें देखने को मिलती है। तो सारी चीजें हेल्थ और इनोवेशन के बारे में बात की जा रही है, एजुकेशन और डेवलपमेंट के बारे में। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है इंडिया और यूएसए के बारे में, अगर कोई आप लोगों से पूछे, हमारे ऊपर यूएसए ने काफी बड़े सैंक्शन लगाए थे जब हम लोगों ने न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम सर जी की जो अध्यक्षता में चीजें चली थी उस टाइम पर, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उसके बाद में फिर ये सैंक्शन इनके द्वारा हटाए गए आगे चलकर 2005 में। तो हम लोग को इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील साइन की गई। इससे हम लोग को यहाँ पर इनके द्वारा फिर बोला गया कि यूरेनियम वगैरह जो कि हमारे जो हम लोग चलाते हैं बेसिकली जो न्यूक्लियर
रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, तो यहां से हम लोग को ईंधन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें यहां से देखने को मिली। तो कई बार ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये बेसिकली सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। सिप्री क्या है, अगर उसके बारे में कोई आप लोगों से पूछे, उसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखिएगा। इसको बोलते हैं स्टॉकहोम, इसको बोलते हैं बेसिकली सिप्री को बोलते हैं। ये एक तरीके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस एरिया में काम करती है, यहाँ पर कि कौन कौन सी कंट्री क्या क्या खरीद रही है और कौन कौन सी कंट्री क्या बेच रही है ऑल ओवर वर्ल्ड में, बेसिकली डिफेंस के सेक्टर में। तो इसकी रिपोर्ट इनके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। इसको सिप्री बोलते हैं, SIPRI, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इसके द्वारा यहां पर ये चीजें प्रस्तुत की जाती हैं कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। इसी के द्वारा बताया गया था कि ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला कौन है और सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला कौन है। पहले काफी लार्ज स्केल पर हम लोग रशिया से हथियार खरीदा करते थे, पर लेकिन जब से यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्ड्स आया, उसकी वजह से लगभग 30% के करीब हम लोगों ने रशिया से हथियार खरीदने बंद कर दिए, क्योंकि इसने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने की बात की। तो उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलने लगी। इसकी वजह से भी काफी ज्यादा इंडिया और यूएस जो रशिया के रिलेशन थे उसमें भी कई सारी बातें होने लगी। रशिया ने इवन यहाँ तक भी कर दिया कि उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान तक को उन्होंने अपने जो डिफेंस के इक्विपमेंट बेचने की बात की, जो कि अब तक वो कभी नहीं कर रहे थे। तो 30% तक यहाँ पर डिफरेंस आप लोगों को डिक्लाइन देखने को मिला इन सब चीजों की वजह से। तो यहाँ पर ये प्रेशर आप लोगों को देखने को मिलेगा इनका, ठीक है। तो ये दिक्कतें यहां पर देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप लोगों से कोई पूछ ले यहां पर, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। इनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि कहां कहां पर इंडिया और रशिया के रिलेशन अच्छे हैं और कहां कहां पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि कहां कहां पर हमारे जो है बेसिकली 5 पिलर पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ में अभी आप लोग कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जहां पर हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, ठीक है। तो भी बात करेंगे। बायोफिल्म में भी हमारे अच्छे चल रहे हैं, बाकी के हम लोग जो पार्टनरशिप कर रहे हैं क्लीन एनर्जी के फील्ड में वो अच्छे हैं, पर लेकिन इशू कहां कहां पर है। आज की डेट में एक पर्टिकुलर सिस्टम था यूएसए का, जिसको बोलते थे यूएस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो ये जो सिस्टम था इसको यूएस जीएसपी बोलते थे। जीएसपी का मतलब था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि हमारा प्रोडक्ट अगर यूएसए में ले जाकर बेचा जाएगा तो उस पर कुछ टैक्स नहीं लगेगा, उसको थोड़ा छूट दी जाएगी या फिर कम टैक्स लगेगा। तो अगर कोई और देश का प्रोडक्ट आ रहा है सेम, तो उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा, हमारा कम टैक्स लगेगा। तो हमारा प्रोडक्ट जो है यूएसए की मार्केट में सस्ता हो जाएगा, उसके ऊपर अगर कम टैक्स लगेगा तो लोग उसको खरीदेंगे। तो हमारा ट्रेड जो था वो बढ़ रहा था। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो था ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट पर हटा दिया, उसके चलते दिक्कतें देखने को मिली। H1B वीजा दोनों कंट्री के बीच में बहुत बड़ा इशू है। हमारी कंट्री के जो प्रोफेशनल है वहां पर काम करने जाते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते थे कि H1B वीजा लेकर आते हैं और फिर इसको ग्रीन वीजा में कन्वर्ट कर लाते हैं और यूएसए के अंदर ही रहने लगते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर खासकर इंडिया से काफी सारे लोग इसका फायदा उठा देते हैं। तो ये काफी बड़ा इशू दोनों के बीच में चलते रहता है। इंडिया चाहता है कि इसको लिबरल किया जाए, पर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको काफी ज्यादा टाइट कर दिया था। यूएसए ने सैंक्शन लगाया ईरान के ऊपर, तो इंडिया को बोल दिया कि तुम उससे ऑयल इंपोर्ट नहीं करोगे। तो दिक्कतें देखने को मिली, तो ईरान से काफी कम ऑयल इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। इंडिया और ईरान के रिलेशन खराब होने लगे इसकी वजह से। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिया के ऊपर क्या क्या और बातें बोली जाती है, क्या क्या तोहमत लगाए जाते हैं इनके द्वारा। एक तो आप लोगों को देखने को मिलेगा ह्यूमन राइट के बारे में बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में काफी लार्ज स्केल पर ह्यूमन राइट का हनन हुआ, उसको लेकर इनके द्वारा काफी एक तरीके से हमारी जो है अलग तरीके से हमारे ऊपर जो प्रेशर डालने की कोशिश की गई। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बात करें तो उसको लेकर इनके द्वारा प्रेशर डालने की कोशिश की गई। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन के बारे में बात करें, इसको लेकर हमारे देश में प्रेशर डालने की कोशिश की गई। तो रशिया यूएसए नॉर्मली ऐसी चीजें आप लोग करता हुआ नजर आता है कि एक कंट्री को अलग अलग तरीके से टैकल करने की कोशिश करता है ये हमेशा, ठीक है। तो ये इसकी तिकड़मबाजी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें, हमारी कंट्री में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता है। मॉरिशस, सिंगापुर, नीदरलैंड, जापान के बाद में काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमारा यूएसए से आता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर अप्रिशिएट भी किया जाता है कई सारी चीजों को। तो इसकी वजह से चीजें हैं। अच्छा, आप लोगों से बोले ये कार्ड्स को लेकर हम लोग इतने टेंशन में गए, अगर इसने कल को सैंक्शन लगा भी दिए तो उससे होने वाला क्या है। अगर कोई आप लोगों से बोले कि कार्ड्स से होने वाला क्या है अगर सैंक्शन मान लो यूएसए ने लगा भी दिए, तो इसको हम लोग कैसे देखना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कोई, तो आप लोग क्या बोलोगे, आखिर कार्ड्स करेगा क्या। तो देखिए ये क्या करेगा, कल को अगर हमको मान लीजिए लोन चाहिए, ठीक है, हमको किसी तरीके से यूएसए से हेल्प चाहिए, तो उसमें आप लोगों को वो मिलना बंद हो जाएगा, यानी कि एक तरीके से उसकी कहानी खत्म, ठीक है। इसी के साथ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है उसको बात करें, उसमें असिस्टेंट मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में जो प्रोक्योरमेंट हमसे किया जाता है यूएसए के द्वारा, तो वो खत्म होना काफी ज्यादा खत्म हो जाएगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में काफी हद तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में आप लोगों से बात करूं, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो ज्यादा है यूएसए को, जो कि हम लोग खरीदते हैं वहां से, वो कम चीजें खरीदते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम जो है यूएसए को अगर बात करें, जो ट्रेड सरप्लस में हमारी कंट्री काफी ज्यादा है यूएसए के साथ में अगर बात करें, जो कि हम लोग उसको सामान बेच रहे हैं। 53 बिलियन का हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया यूएसए को, ठीक है।
अगर बात करें यहाँ पर, जबकि अगर बात करें हम लोगों ने जो इंपोर्ट किया वो था ओनली यहाँ पर लगभग 35 बिलियन का। तो काफी ज्यादा गैप आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप काफी चिंतित थे, क्योंकि वो बिजनेसमैन थे, वो ऐसी चीजों को काफी ध्यान से देखते थे। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक रिलेशन में यहाँ पर हमेशा हम लोग सरप्लस में रहते हैं यूएसए के साथ में, जबकि चाइना के साथ में हम लोग हमेशा डेफिसिट में रहते हैं। यानी कि चाइना हमको ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और जो कंट्री खरीदने वाला होता है वो हमेशा कमजोर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में भी यहाँ पर सोचा जाता है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जैसे यहाँ पर जो बाइडेन ने बोला वो एंट्री करेंगे, तो हमारी कंट्री को बड़ा फायदा इससे हो रहा है। रीजन क्या है? हमारी कंट्री को यहाँ पर टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी आने वाले टाइम में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में या फिर दूसरे फील्ड में। तो इसकी वजह से हमारे ऊपर प्रेशर भी ये डालते हैं, जिसको यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोग कंफ्यूजन में नहीं आएगा, इनके बारे में आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गए इसके बारे में मुद्दे, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल निकल कर आ रहा है, ये बेसिकली यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहा है? ये आप लोगों को एक बीमारी देखने को मिलेगी, जिसके चलते यहाँ पर काफी ज्यादा ये न्यूज में भी आ गया है। इस बीमारी का नाम है सिलिकोसिस। तो इस बीमारी के बारे में हम लोग समझेंगे। ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में आ गई है, खासकर कुछ ऐसे एरिया जहां पर पत्थरों की तुड़ाई होती है, खुदाई वगैरह यहाँ पर देखने को मिलती है, वहां पर ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिली है, ठीक है। तो कहां पर ये बीमारी होती है और क्या क्या इंपैक्ट होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। पहले आप लोग इसको समझिए कैसी बीमारी, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले तो ये लंग यानी कि फेफड़ों को बेसिकली नुकसान पहुंचाती हुई बीमारी आप लोग को देखने को मिलेगी। जो धूल वगैरह, जो मिट्टी वगैरह निकल कर आती है, उसकी वजह से यहाँ पर लंबे समय तक अगर कोई यहाँ पर इसको इनहेल करता रहता है, मान लीजिए पत्थर तोड़े, मांझी को याद कीजिए, पत्थर तोड़ता था वो बंदा, ठीक है, उसको भी ये बीमारी जरूर देखने को मिली होगी, ठीक है। वो अलग बात है किसी ने चेक नहीं की उस टाइम पर, वरना उस इंसान को ये बीमारी जरूर देखने को मिली होगी। जो सिलिकोसिस है यहाँ पर ये, इसकी वजह से आप लोगों की सांस की बीमारी आप लोगों को होने लगती है, ठीक है, कफ वगैरह, फीवर वगैरह, इसके वगैरह स्किन भी आप लोगों की दिक्कत में आने लगती है। इसकी साथ में अगर बात करें यहाँ पर न्यूमोकोसिस, इसी के साथ में यहाँ पर लंग कैंसर, ठीक है, इसी के साथ में प्लूमिनरी जो ट्यूबरकुलोसिस, जो यहाँ पर लंग की बीमारी, तो मैक्सिमम लंग से रिलेटेड आप लोगों को चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसकी वजह से दिक्कतें आप लोगों के सामने निकल कर आती है। कई बार परमानेंट आप लोगों को फिजिकल डिसेबिलिटी भी नजर आएगी, जिस पर्टिकुलर पर्सन को ये चीजें होती हैं। तो जब भी कोई कहां पर खुदाई वगैरह की जाती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, कोई कंस्ट्रक्शन वाला काम देखने को मिलता है, नॉर्मली वहां पर ये सामने निकल कर आती है। तो जो सिलिका है, ये है SiO2 यहाँ पर, जिसको आप लोग सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। ये बेसिकली मटेरियल है जो एंटर करता है इंसान के अंदर, जब भी यहाँ पर क्रिस्टल जो फॉर्म में यहाँ पर रहता है, इसको तोड़ा जाता है, तो सैंड हो गया, रॉक्स हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, इनमें से ये निकल कर आता है। और जब इंसान की बॉडी के अंदर यहाँ पर ये इंपैक्ट डालता है, अंदर घुसता है, तो कई सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से दिक्कत आती है और बॉडी जो है वो आप लोग को बर्बाद होती नजर आएगी। सिम्टम्स मैंने अभी आप लोग को बताया थी, यहाँ पर कई सारे फेलियर यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। जैसे कि आप लोग ना सड़कों पर भी जा रहे हैं, तो धूल मिट्टी कितनी ज्यादा उड़ती है वहां पर, तो कई बार जिनको सांस की बीमारी है, उनको सांस लेने में दिक्कतें होने लगती है, तो वो लोग हमेशा बोलते हैं यार यहाँ पर नहीं जाते, यहाँ पर धूल ज्यादा है, मिट्टी ज्यादा है। तो ये काफी बड़ा एक इशू बन जाते हैं यहाँ पर। अगर आगे यहाँ पर बात करते हैं तो बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार में ये बीमारी एकदम लग जाएगी। जिस इंसान ने लगभग 20 सालों तक यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में काम किया है, उसके अंदर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि लंबे समय तक जो कोई काम करता है उसके अंदर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट क्या इसको किस तरीके से लेकर चल रही है, क्या कोई स्टेप है यहाँ पर? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बेसिकली रिड्यूस करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए इसके ऊपर काम किया गया। अगर बात करें इंडिया के अंदर 10 मिलियन के करीब वर्कर जो हैं, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं 10 मिलियन का मतलब हो गया, अगर इसको लाख में करेंगे तो 100 लाख, यानी कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 1 करोड़, तो 1 करोड़ के करीब वर्कर जो है हमारी कंट्री में इस पर्टिकुलर बीमारी से जूझ रहे हैं। तो ये जो बीमारी रिकॉग्नाइज किया गया फैक्ट्री एक्ट और इंप्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट के तहत कि हाँ ये एक बीमारी है, इसको हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए। अगर किसी को ये बीमारी होती है तो उसको कोई ना कोई कंपनसेशन यहाँ पर मिलना चाहिए। तो ये बातें ऑलरेडी बोली गई है। किन किन राज्य में चीजें आप लोग को देखने को मिल जाती है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होती है, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिल जाएगी। खासकर जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गए, ठीक है, इसी के साथ में पुडुचेरी हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, छत्तीसगढ़, जहां पर नहीं पत्थर वगैरह तोड़ने का भी काम ज्यादा रहता है, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तो हर जगह आप लोगों को यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी। इसलिए 1 करोड़ वर्कर की बात यहाँ पर की गई है। तो ये जो बीमारी है कई बार इसको इग्नोर कर जाता है क्योंकि इसके सिम्टम्स एकदम दिखने स्टार्ट नहीं होते हैं, लंबे समय बाद इसके सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होते हैं। हमारी कंट्री में फैक्ट्री एक्ट है 1948 का, इस एक्ट के तहत यहाँ पर बात की गई है कि जो वर्कर हैं यहाँ पर खासकर अगर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझते हैं, जहां डस्ट वगैरह देखने को मिलती है, ओवर क्राउडिंग वगैरह देखने को मिलती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो
वेंटिलाइज्ड यहाँ पर एक प्रॉपर यहाँ पर काम होना चाहिए, जहां पर ये काम करते हैं वहां पर आराम से जो हवा आने जाने का एक तरीके से तरीका होना चाहिए, काम करने लायक वहां पर माहौल होना चाहिए, प्रोटेक्शन होनी चाहिए लोगों की, ताकि ऐसी कोई दिक्कतें देखने को न मिले। ये फैक्ट्री एक्ट बोलता है हमारे देश का, ठीक है। इसी के साथ में जो ये बीमारी है ये नोटिफाई की जाती है जो माइंस एक्ट है 1952 1952 का, और फैक्ट्री एक्ट है 1948 उसके हिसाब से भी इसको बीमारी आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसके चलते दिक्कतें क्या देखने को मिलती है, बोला जाए कि विडो विलेज हो गए, यानी कई सारे लोगों की जान चली गई और कई सारे गांव के गांव यहाँ पर जो है वहां पर महिला जो है वो विधवा हो गई है, इसकी वजह से जो यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये इतनी खतरनाक लेवल की बीमारी आ रखी है, तो इसके ऊपर हम लोग फोकस क्यों नहीं दे रहे हैं, इसको इग्नोर क्यों किया जा रहा है आज की डेट में भी। तो इसको लेकर राइटर जो है वो चिंतित है और बोले कि कम से कम इस तरीके की बीमारी जो काफी ह्यूज लेवल पर इंपैक्ट डाल रही है इंसानों के ऊपर, उसको तो आप लोगों को अलग से लेकर चलना चाहिए ताकि दिक्कतें देखने को न मिले। तो इसको आप लोगों को और अच्छे लेवल पर रिकॉग्नाइज करना चाहिए, इसके लिए और अलग से आप लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर इस लेवल पर देखने को न मिले। राजस्थान जो है अकेला आप लोग यहाँ पर काफी बड़ा इंपैक्ट डालता हुआ इस पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर नजर आएगा, ठीक है। तो इसको चलते यहाँ पर बेसिकली बातें की गई है, ओके। तो ये बेसिक मैंने आप लोगों को बीमारी के बारे में चीजें बताई, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। अभी हमारी कंट्री में नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। अभी हमारी कंट्री में क्या किया गया, कोवैक्सीन दवाई जो है वो बच्चों के लिए प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है एज 2 से लेकर 18 तक का। आप लोगों ने देखा यहाँ पर अभी जो दवाई के बारे में बात करते हैं, हम लोगों ने सबसे पहले 45 साल या फिर उससे ऊपर के जो लोग थे उनको दवाई दी, ठीक है। फिर यहाँ पर 18 से लेकर 45 साल के लोगों को दवाई दी। अभी 2 से लेकर 18 साल के लोगों के लिए भी यहाँ पर दवाई का प्रोविजन कर दिया गया है। ये जो दवाई है वो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है भारत बायोटेक के द्वारा इसके ऊपर स्टडी की गई, रिसर्च की गई। और अभी यहाँ पर जो कोवैक्सीन है जो कि यहाँ पर बच्चों के लिए है, तो BBVI-V152, ठीक है। तो BBV152 आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि रिकमेंड किए गए यहाँ पर रिसेंटली अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए, जिसको EUA आप लोग बोलते हैं, यानी कि इस दवाई को अभी यहां पर बच्चों के लिए भी अलाउ कर दिया गया है। एक्सपर्ट जो कमेटी है उनके द्वारा सजेस्ट किया गया कि इसको प्रोवाइड करा सकते हैं, और सेंट्रल ड्रग जो स्टैंडर्ड जो कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी इसको अलाउ कर दिया है। तो अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ये आगे बढ़ती है प्रॉपर वे में, तो हमारी कंट्री जो है ये इंडिजिनसली दवाई बनाने वाली पहली हमारी कंपनी बन जाएगी, जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR और इसी के साथ में यहाँ पर जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरियोलॉजी इनके द्वारा मिलकर यहाँ पर ये काम किया जाएगा, ठीक है। कहां पर है ये NIV इंस्टीट्यूट, बताइए तो जरा, इसको बारे में बताना चाहिए आप लोगों को कम से कम। ये फर्स्ट ऐसी वैक्सीन होगी जो यहाँ पर बेसिकली 2 साल से लिए और 18 साल के बच्चों को दी जाएगी, वरना अब तक के लिए बुजुर्गों के लिए हम लोगों ने दवाई दी थी, यंग जनरेशन के लिए दवाई दी थी, बच्चों के लिए कोई दवाई नहीं थी। तो खासकर स्कूल वगैरह भी खोले जा रहे हैं, तो उसके चलते भी ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाती है। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये भी है, नॉर्मल अगर ये दवाई किसी पर्टिकुलर पर्सन को देना है तो 28 यहाँ पर डेज का गैप आप लोग को रखना पड़ेगा, जबकि यहाँ पर बात करें 4 से लेकर 6 वीक का गैप बोला जाता है अगर दूसरी वाली दवाई दूसरे लोगों को दी जाती है, ठीक है। 1.5 महीने का बोला था ना अभी। तो ये दवाई जो है इसको अभी आगे चलकर और देखना पड़ेगा कैसे हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। अभी यहाँ पर इसके और भी डेटा सामने निकल कर आएंगे। अभी यहाँ पर ये बात की जा रही है कि जो भारत बायोटेक है वो कंप्लीट कर चुकी है 2nd एंड 3rd फेज ट्रायल वैक्सीन का, ठीक है। तो अभी यहाँ पर चिल्ड्रन के ऊपर इसको अगर कंप्लीट किया जा चुका है, तो आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग कैसे लेकर चलो वो सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो हमारी कंट्री इस तरीके से अगर दवाई बना रही है तो ये काफी एक अप्रिशिएट करने लायक मूव आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और बातें यहां पर समझते हैं। ये काफी माइलस्टोन बोला गया, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो कमेटी है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया ड्रग कंट्रोलर एक तरीके से टू द ग्रांट करना इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इसको, ताकि 2 से लेकर 18 साल के लोगों को ये प्रोवाइड कराया जा सके। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है वो यहां पर हमारी कंट्री में बेसिकली काम करता है अगर कोई ऐसी दवाई के लिए अप्रूवल मिलना है। हमारी कंट्री में ऑलरेडी यहाँ पर ZY-CoV-D ये ऑलरेडी वैक्सीन जो है यहाँ पर ये ऑलरेडी काम करने के लिए तैयार है अगर इस फील्ड में आप लोग बात करते हैं। कोविड-19 वैक्सीन जो है वो एक्चुअल यूज के लिए अगर आप लोग बात करें तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो है बेसिकली अगर उनको यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे तो यहाँ पर काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे चलकर बच्चों में अगर दिक्कतें होती है तो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तो सीरम इंस्टीट्यूट मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं ताकि बच्चों के लिए हम लोग ये दवाई प्रोवाइड कराई जा सके और हम लोग बच्चों की हेल्थ के बारे में ध्यान रख सके। तो जो कई सारे आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, अभी ये वेरिएंट भी कई बार आप लोगों ने सुनोगे, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा। तो 2 कम से कम याद रखिएगा जो इंडिया से रिलेटेड है यहाँ पर। एक है डेल्टा जिसको बोलते हैं B16172 और दूसरा है कप्पा जिसको बोलते हैं B16171, ठीक है। तो ये खासकर काफी इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री में रोल प्ले करते हैं, तो इनके ऊपर फोकस देकर भी हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते काफी ज्यादा ये न्यूज में था, तो इसके चलते ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, ये आर्टिकल हम लोगों ने देखा, ओके। आगे जो आर्टिकल है वो नेक्स्ट वाला जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान आज खेल में आ चुके हैं। तो तालिबान आ चुके हैं तो दिक्कतें क्या देखने को मिल रही है, अभी फिलहाल बम ब्लास्ट हुआ, 50 के करीब लोगों की जान चली गई, ठीक है।
तो यहां पर ऐसी हरकतें देखने को मिल रही है तालिबान के आने के बाद में भी। आखिर ऐसा क्यों? अगर तालिबान यहां पर आ चुका है तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहां पर तालिबान का एक कॉम्पिटिटर है यहां पर जिसका नाम है इस्लामिक स्टेट खुरासान, ठीक है, जिसको बोलते हैं ISK। तो ये यहां पर बेसिकली इसने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैंने बॉम्ब ब्लास्ट किया है, तो वो चाहता है कि उसके भी स्टेक हो, तालिबान अकेला पावर में ना बैठे, मैं भी यहां पर पावर में आऊं। तो तालिबान के साथ में जब 1996 में यहां पर तालिबान पहले पावर में था, तब भी यहां पर दोनों के बीच में आप लोगों को कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें देखते मिलने के रहती थी, नहीं कि मिलकर काम करेंगे, चलो कुछ ना कुछ उल्टाएंगे, एक तरीके नहीं, दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त बन जाता है। पर लेकिन अब यहां पर पावर में आ गया तालिबान, तो अब देखने वाली बात यह है कैसे यहां पर ये शांति बना पाएंगे, क्योंकि जब से यहां पर यूएसए के जो प्रेसिडेंट साहब जो बाइडेन छोड़कर गए हैं, तालिबान ने पूरा कंट्रोल कर लिया आज के दिन में पूरे अफगानिस्तान के ऊपर। तो अब देखने वाला मुद्दा यहां पर यह कि अब किस तरीके से चीजों को लीड करके चला जाएगा। तब तो बोलते थे यहां पर कि तालिबान जो है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है बॉम्ब ब्लास्ट की, अब तालिबान रोके ना बॉम्ब ब्लास्ट को जो यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता था पहले, तो अब क्या रहेगा यहां पर? तो हमारी कंट्री का काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी यहां पर मैंने आप लोगों को बताया था अफगानिस्तान के अंदर, तो यहां पर चाबार पोर्ट के थ्रू हम लोगों ने कनेक्ट भी किया था, पर लेकिन सारी चीजें जो है वो धरी की धरी रह जाएंगी अगर प्रॉपर वे में चीजों को फॉलो नहीं किया गया। अब तक का दुनिया भर का पैसा यहां पर यूएस से बहा चुका है, लगभग 2,41,000 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें सिविलियन भी थे, फोर्सेज भी थी यहां पर, इवन पाकिस्तान के भी काफी सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहां पर जो बेसिकली मारे गए थे यहां पर, ठीक है। पाकिस्तान काफी बड़ा रोल प्ले करता था तालिबान के चलते यहां पर, तो दिक्कतें बहुत सारी थी ऐसी, आप लोगों ने देखी इसके बारे में। और एंट्री कहां से हुई थी? एंट्री आप लोगों को पता ही है, ओसामा बिन लादेन ने जब यहां पर यूएसए के ऊपर अटैक किया, बिल्डिंग से ये हवाई जहाज निकाल दिया, 3,000 के करीब यूएसए के लोगों की जान गई। उस टाइम पर यहां पर ओसामा बिन लादेन के पीछे पीछे आए गए अफगानिस्तान में। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान से निकलकर पहुंच गया पाकिस्तान में, पर लेकिन यूएसए ने बोला कि अब तो अफगानिस्तान को सुधार कर जाएंगे, और अफगानिस्तान तो सुधरा नहीं, यूएसए सुधर गया। 4 प्रेसिडेंट खा गया ये अफगानिस्तान के यूएसए के इनके बस के कुछ नहीं रहा। ओसामा बिन लादेन को हालांकि मार दिया उन्होंने पाकिस्तान में जाके, वो एक अलग बात है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने बैकग्राउंड में आप लोगों ने चीजें थोड़ी पता होनी चाहिए, चल क्या रहा है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन रहती है यार, क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूजन आना नहीं है, ठीक है। एक छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर, छोटा सा क्या बेसिकली आर्टिकल तो बड़ा है पर लेकिन छोटी सी बातें क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बात की जा रही है पेंडोरा के बारे में। पेंडोरा पेपर लीक अभी आप लोगों को देखने को मिला, तो इसमें कई सारे लोगों के नाम निकल कर आए। तो इसमें कई सारे नामी ग्रामी जो लोग थे यहाँ पर, जैसे कि सिंगर शकीरा हो गई, हमारी कंट्री के जो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर साहब हो गया, जॉर्डन थे जो जॉर्डन के किंग थे, इसी के साथ में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जैसे कि टोनी ब्लेयर हो गया, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, ये यहाँ पर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर, ठीक है। कई सारी कंट्री के ऐसे कई सारे लीडर आप लोगों को देखने को मिले। तो सबसे पहले ये पेंडोरा पेपर लीक है क्या, अगर इसके बारे में आप लोगों से बात करूं, पेंडोरा पेपर लीक जो है वो 3 अक्टूबर को यहां पर देखने को मिला। तो यहां पर बेसिकली 600 के करीब जर्नलिस्ट, लगभग 150 मीडिया हाउसेस से और 117 कंट्री से मिलकर इन्होंने ये काम किया। बहुत सारे डेटा को, लगभग 12 मिलियन, ठीक है, 12 मिलियन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, 1.2 करोड़ फाइल इन्होंने एनालाइज की। उन फाइल के बेस पर देखा कहां कहां पर क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, और इन्होंने जो चीजों को चेक किया, ये 1996 से लेके लगभग 2020 तक का डेटा इनके द्वारा ये इकट्ठा किया गया और उसको चेक किया गया। मुझे लग रहा था कोविड-19 की वजह से तो लॉकडाउन तो लग गया अब इनको कि काम तो कुछ रहा नहीं यार, बैठ कर ना फाइल को एनालाइज कर लेते हैं कहां पर क्या क्या चल रहा है। तो इन्होंने बैठकर सारी फाइल को एनालाइज किया, तो वहां से ये मुद्दे निकल कर आएगी कहां कहां पर क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इनके द्वारा जब लीक किया गया तो हमारी कंट्री के भी काफी सारे लोग यहां पर निकल कर आए। तो जो ब्लैक मनी बोला गया था, ब्लैक मनी वापस लाया जाएगा, ये सब चीजें, तो ब्लैक मनी का तो कुछ पता नहीं, पर हाँ ये टैक्स पेयर की मनी जो है वो जरूर यहां पर बेसिकली बर्बाद होती नजर आती है। तो उसके चलते यहां पर क्या होता है, ये टैक्स से पैसा बचाने की कोशिश की जाती है अलग अलग लीडर्स के द्वारा। तो हमारी कंट्री में भी हालांकि बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ पर टीम बनाई गई थी, तो उसके चलते काम चल रहा है कि हाँ कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, जब चीजों को छिपाया जाता है। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में जो जिसके नाम आए थे यहाँ पर ब्लैक लिस्ट में, उनको पब्लिक नहीं किया गया, उनको पब्लिक नहीं किया गया, तो उसकी वजह से अंदर ही अंदर मैटर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर राइटर का एक सजेशन है कि अगर कल को चलकर कोई भी बैंक के साथ में फ्रॉड करता है, ठीक है, टैक्स का कोई इवेजन करता है, ठीक है, कोई फ्रॉड करता है, कोई टैक्स का इवेजन करता है, उसका नाम जो है पब्लिक आप लोगों को कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक मनी के साथ में वो खेल रहा है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मुझे सजेशन लगा जो राइटर के द्वारा यहां पर दिया गया है। तो यानी कि कम से कम अगर उसका नाम पब्लिक आएगा तो लोग उसकी इमेज समझेंगे, पता चला उसकी कंपनी कितनी बड़ी है और लोग फिर भी उसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रस्ट करने लायक इंसान तो है नहीं अब, तो उसको बेसिकली इस तरीके से लेकर चलना चाहिए। तो ऐसी चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी, ठीक है। ट्रस्ट बनाना एक आसान काम नहीं होता है, पर लेकिन तोड़ना 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, आप लोगों को पूरा ट्रस्ट टूट जाता है इंसान का। तो इसलिए ट्रस्ट जो है वो हमेशा अगर बरकरार आप लोगों को रखना है तो आप लोगों को उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है, आप लोगों को उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रस्ट जो है वो आसानी से नहीं बन पाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, घर में 2 बच्चे हैं,
एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, ये कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की, इसमें मैं कोई डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं। एक बच्चा ए है, वो पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार है, ठीक है। तो ये जो ए बच्चा वो पढ़ने में काफी ज्यादा होशियार है, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पेरेंट जो है ये कुछ भी बोलता है तो उसकी बात मान लेते हैं। दूसरा बच्चा पढ़ने में ज्यादा अच्छा नहीं है, तो पेरेंट्स हमेशा उसकी चीजों पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये लाजमी है, क्योंकि इसने अपने आप को प्रूफ किया है, इसने हमेशा अपनी उस तरीके की चीजों को लेकर चला है जिस तरीके से यहां पर एक उसको सक्सेस करने में उसको हेल्प करेगी, और पेरेंट्स को लग भी रहा है कि ये कुछ ना कुछ कर लेगा लाइफ में। और ये वाला क्या है, वो हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता है, किसी के साथ में लड़के आ जाएगा, कहीं पैसे डुबा कर आ जाएगा, कभी कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेगा, पढ़ाई में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, ठीक है, फालतू की चीजों में ये एक तरीके से काम करता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन ये नहीं है बिल्कुल भी कि ये वाला बच्चा कभी कुछ कर नहीं पाएगा। कई बार ये नहीं कहते, कई बार ये वाला बच्चा भी काफी कमाल करके निकल जाता है, वो अलग बात है। पर लेकिन ज्यादा लिबर्टी किसको रहेगी, हमेशा इसको रहेगी। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को प्रूफ किया है, उसने माँ बाप का ट्रस्ट जीता है, तो इसकी वजह से माँ बाप हमेशा उसके हर एक काम के लिए उसको सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो ये फंडा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा टैक्स के चक्कर में भी, ठीक है। अगर आप लोग ऑलरेडी यहां पर मालविया टाइप का इंसान है कोई, जैसे कि टैक्स चोरी करके भाग गया, ठीक है, नीरव मोदी टाइप का, क्या उस पर कोई ट्रस्ट करेगा आज की डेट में? तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है इन चीजों के लिए, खासकर जो टैक्स पे करते हैं और टैक्स चोरी करते हैं। तो उसी के बारे में ये बातें की गई यहां पर, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पेंडोरा बॉक्स जो खुला है आप लोगों के सामने, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा सा आइडिया कम से कम आप लोग रख सकते हैं। ओके, आगे चलता हूं, अब यहां पर कुछ बातें जानेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर निकल कर आ रहे हैं, ये इन्फ्लेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन जो है बेसिकली बोला जा रहा है कि 4.35% जो है, तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है फॉल टू 4.35%, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ, ठीक है, तो उसके चलते तो बात देखिए इन्फ्लेशन जो है वो एक तरीके से महंगाई होती है। अगर महंगाई बढ़ जाती है, मैं आप लोग को छोटा सा एक कॉन्सेप्ट यहां पर बताता हूं, मैंने कई बार आप लोगों को बताया, हालांकि थोड़ा समझने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। जैसे इन्फ्लेशन को मैंने बोला 4 ± 2 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि यहां पर 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन हो गया महंगाई, तो इसमें ही बैलेंस क्यों करना है? आप लोग ये भी तो बोल सकते हैं और नीचे क्यों नहीं लेकर आ रहे, और ऊपर क्यों नहीं लेकर जा रहे। अगर कोई पूछने लगे यहां पर आप लोगों से, कोई बच्चे पूछने लगे भाई इसको यहां पर क्यों रखा गया, बताओ तो जरा एक बार। तो आप लोग यहां पर इस तरीके से समझाना, मान लीजिए आप लोगों ने खेतों में अपने आलू लगाए, ठीक है, आप लोगों ने खेतों में आलू लगाए और आलू आप लोगों को ले जाकर मार्केट में बेचने हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वो आलू ले जाकर मार्केट में बेचने हैं, तो अब आप लोग हो गए यहां पर विक्रेता, यानी कि बेचने वाले, ठीक है, और सामने वाला हो गया कोई खरीदने वाला। अब आप लोगों को वो आलू इस लेवल पर बेचने हैं ताकि आप लोगों ने जो पैसा लगाया वो भी आप लोगों का निकल जाए और आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाए। पर लेकिन इस लेवल पर भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कंज्यूमर जो है उसको खरीद भी सके। पता चला आप लोगों का आलू जो है इतना महंगा हो गया कि सामने वाला उसको खरीद ही नहीं पा रहा है, तो इसलिए एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है कि बेचने वाले को भी फायदा रहे और खरीदने वाले को भी फायदा रहे, उसके बीच में एक बैलेंस बना रहे। इसलिए इन्फ्लेशन को 4 ± 2 पर कहते हैं। अगर ये इतना सस्ता हो गया यहां पर कि जिसने इस खेत में ये आलू उगाए हैं, वो उस आलू को बेसिकली उसका प्रॉफिट क्या, उसका वो अपना मार्जिन भी नहीं निकाल पा रहा है जितने में उसने उसे खर्चा लगाया। अगर खर्चा भी नहीं निकाल पा रहा है तो खेतों में किसान जो है खेती क्यों करेगा? नॉर्मली ये तो कंडीशन देखने को मिलती है, उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है, ठीक है। और जबकि मार्केट में खूब अच्छा बेचा जाता है तो बिचौलिया खा जाते हैं सारा पैसा, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये सारे मुद्दे हमारे देश में काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इन्फ्लेशन में इसीलिए बोला जाता है कि एक काफी ज्यादा जरूरी है बैलेंस बनाकर आप लोग को चलना। इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन और सोशल स्टेबिलिटी में मिलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, ताकि एक बैलेंस बनाकर रखा जा सके। तो फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, जिनको बेसिकली फॉलो करते हैं ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये मुद्दा है यहां पर, और यहां पर आरबीआई काफी बड़ा रोल प्ले करता है। इसको टारगेट दे रखा है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तुमको, तो ये मैंने आप लोगों को समझाया भी था, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा जरूर। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में आइडिया रखेगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी कंट्री में 1934 का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है यहाँ पर, ठीक है, तो उसके बाद जो बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट हमारी कंट्री का, तो उसके चलते यहाँ पर ये आप लोगों का जो एक्ट लाया गया था, तो उसके चलते यहाँ पर ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पर लाई गई थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में टारगेट दिया गया था पहले इनको, बेसिकली पहले था ये 2016 से लेकर 2021 तक का, ठीक है। अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पर ये मार्च के महीने में यहाँ पर इनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो अभी इसको आगे के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1934 का, उसके हिसाब से अभी यहाँ पर ये 2021 से लेके 2026 तक का भी जो टारगेट है वो याद रखिएगा 4 ± 2 ही है यहाँ पर इन्फ्लेशन का। और ये इन्फ्लेशन जब 4 ± 2 हो गया तो फिक्स इन्फ्लेशन तो यानी फ्लेक्सिबल हो गया कि 2 से 6 के बीच में आप लोगों को इन्फ्लेशन रखना है, तो ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग भी इसको बोला जाता है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा बोला गया कि अफगानिस्तान के अंदर शांति बनाकर रखनी पड़ेगी, वहां पर इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, इसी के साथ में यहां पर गवर्नमेंट भी इंक्लूसिव होनी चाहिए और ह्यूमैनिटेरियन हेल्प वहां पर होनी चाहिए जैसे इंडिया प्रोवाइड कराता है। तो G20 की याद रखिएगा, G20 की जो मीटिंग है यहाँ पर अभी फिलहाल चेयर की जा रही है इटली के द्वारा। लास्ट टाइम ये चेयर की गई थी 2020 में सऊदी अरेबिया के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कौन चेयर करेगा अब ये आप लोगों को बताना है,
तो इसके बारे में ये मुद्दा है, ठीक है। अभी बात करें G20 के अंदर मैंने आप लोगों को मेंबर बताए थे, यहां पर याद रखना G7 के अंदर जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, इटली और जापान देखने को मिलेंगे। अगर G8 बोलने लगते थे यहां पर इसको तो रसिया हो जाता था, जो कि अब खत्म हो चुका है G8 में से, अब G20 में आ गया बस, ठीक है। तुर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राजील, साउथ कोरिया, मैक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, अब ये यहां पर ऑस्ट्रेलिया, यहां पर इंडिया और साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्री आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी बेसिकली, जो कि यहां पर इस तरीके से बेसिकली फोकस कर रही है इसके ऊपर, अफगानिस्तान के ऊपर, ठीक है। किसानों के बारे में अगर आप लोग बात करते हो, टिकैत साहब जो है वो उसको काफी सीरियस लेकर चल रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि अपना आखिरी सांस तक हम लोग लड़ते रहेंगे जब तक कि यहाँ पर जो मिनिस्टर हैं वो क्विट नहीं कर देते, जिसकी वजह से हमारे किसानों की डेथ हुई, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर ये आंदोलन चला रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कब तक चीजें हो पाती हैं। बाकी दिल्ली के अंदर जो भी अभी यहाँ पर दिल्ली पुलिस में अभी यहाँ पर जो एक तरीके से जो राकेश अस्थाना साहब जो हैं उनको यहाँ पर अभी जो दिल्ली पुलिस का जो चीफ बनाया गया था, उसको चलते कई कंट्रोवर्सी आ रही थी। बोला यह गया था कि यहाँ पर अगर दिल्ली में कोई कमिश्नर बनना है तो यहाँ पर वो नॉर्मली किसका होना चाहिए, AGMUT, यानी कि जो एक तरीके से कैडर है यहाँ पर दिल्ली के अंदर, तो उसी का यहाँ पर ये पर्टिकुलर पर्सन होना चाहिए। पर लेकिन ये गुजरात कैडर के पर्सन थे जिनको यहाँ पर अपॉइंट कर दिया, तो उसके चलते कंट्रोवर्सी थी। तो यहाँ पर हाई कोर्ट में केस गया था, हाई कोर्ट ने बोला कोई इरेगुलरिटीज नहीं है, तो इतना तो चलता है, ठीक है। ये बोला गया। पाकिस्तानी टेररिस्ट जो है यहाँ पर दिल्ली कैपिटल में देखने को मिला, ये काफी खतरनाक चीज आप लोग बोल सकते हैं। देखिए ये सजेशन भी है, अगर कभी भी किसी को रूम देना है ना रेंट पर, तो यहाँ पर समझ कर देना पड़ेगा, विल नेवर गिव हाउस ऑन रेंट अगेन, ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन रह रहा है अगर, तो प्रॉपर उसकी छानबीन कर लेनी चाहिए, पुलिस से वेरिफिकेशन करा लेनी चाहिए, अगर रियलिटी में आप लोगों को घर जो है किराए पर देना है, वरना कल को कोई ऐसा इंसान घर में आकर रह रहा होगा ना, पता भी नहीं चलेगा, काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, ओके। आगे बात करें, यहां पर बात की जा रही है कि अवॉइड किया जाएगा एक, अगर ये बोला कि अवॉइड करें यूजिंग व्हीकल एटलीस्ट 1 डे ए वीक, तो सीएम बोल रहे हैं यहां पर दिल्ली वालों को कि भाई साहब कम से कम एक दिन तो आप लोग यूज मत करो, कम से कम। पहले ने ओड इवन वाला फंडा था, अभी यहां पर रिक्वेस्ट की जा रही है। तो देखते हैं रिक्वेस्ट कौन कितनी मानता है इनकी, अब देख लेंगे आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। जो डेंगू जो है वो काफी ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, डेंगू या फिर डेंगी आप लोग बोल सकते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा सा स्टाइल में बोले डेंगी। तो डेंगी है क्या, पहले मच्छर जनित बीमारी है। तो एंडीज एजिप्टी जो मॉस्किटो है उसकी वजह से फैलती है, और ये काफी खतरनाक बीमारी, अभी आप लोग यहाँ पर इसको देख पा रहे हैं, 18 लोगों की जान ले चुकी है। इनके बारे में हम लोग नॉर्मली बात नहीं करते हैं, तो इनके बारे में हम लोग को बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीजें होती हैं जो काफी खतरनाक इंपैक्ट डालती हैं हमारी सोसाइटी में, पर लेकिन हम लोग इनको इग्नोर करते रहते हैं। तो अभी उसी के चलते यहाँ पर बात की जा रही है कि इन चीजों पर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ये बीमारी कई बार कई सारे बच्चों को, खासकर अगर बात करें अंडर 5 की जो एज के बच्चे होते हैं ना, उनके ऊपर काफी इंपैक्ट डालती है इस तरीके की बीमारी, तो उसके चलते यहाँ पर इनके ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर वायरस के बारे में बात करें तो याद रखिएगा जेनस जो यहाँ पर फैलवी वायरस बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसमिट होती है, और एंडीज एजिप्टी तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सिम्टम्स सारे यही एक तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, यहाँ पे दिखाई पिक्चर में, तो इसकी वजह से काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलती है यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है, कि फीवर हो जाएगा, हेडेक हो जाएगा, माउथ और नोज में ब्लीडिंग होने लगती है, मसल पेन होने लगता है, उल्टियां होने लगती है, बॉडी पे रैसेस होने लगते हैं, डायरिया यानी कि एक तरीके से जो दस्त लग जाते हैं, वो सारी दिक्कतें देखने को मिलती है। क्रिटिकल सिचुएशन में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और रिकवरी में ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं ये अपोजिट होने लगती है, ठीक है। तो अगर डेंगू के बारे में बात करें तो डेंगू जो वैक्सीन है यहाँ पर अभी उसके चलते काम चल रहा है, कोई प्रॉपर अभी वैक्सीन नहीं है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो मच्छरदानी लगाओ भाई साहब अगर बचना है तो, वरना फिर तो जानती हो क्या होगा। आगे बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मालाबार एक्सरसाइज को आने वाले टाइम में और ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है। फिलहाल क्वाड ग्रुप के 4 मेंबर है मालाबार एक्सरसाइज के लिए। क्वाड ग्रुप के कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अफगानिस्तान बोल रहा हूं, जापान और यूएसए, 4 मेंबर याद रखेगा, जो कि मालाबार बेसिकली मालाबार में पार्टिसिपेट करते हैं। मालाबार एक्सरसाइज 1992 में इंडिया और यूएसए के द्वारा स्टार्ट की गई थी एक नेवल एक्सरसाइज के तौर पर। जापान आगे चलकर इसमें ऐड हो गया, ठीक है, फिलहाल आगे चलकर फिर इसमें भी ऑस्ट्रेलिया ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछूंगा आपकी बार की मालाबार एक्सरसाइज कहां पर हो रही है, क्योंकि मैंने जब आप लोगों की मंथली जो वीडियो बनाई थी सितंबर महीने का कंप्लीट मंथ का, उसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था, वो लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है जहां पर आपकी बार की ये मालाबार एक्सरसाइज आप लोग को देखने को मिली। तो इसके चलते यहां पर ये अभी रिसेंटली न्यूज में आ चुकी है, ठीक है। आगे बात करते हैं, गवर्नमेंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, प्लास्टिक जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल करने की बात यहां पर की जा रही है। तो इसके चलते इनके द्वारा कुछ टारगेट भी रखे गए हैं। इनके द्वारा बोला गया कि आने वाले टाइम में यहां पर जो कंपनीज है उनको टारगेट दिया जाएगा कि 35% के करीब जो यहां पर एक तरीके टारगेट है उनका 2020-21 का, 2022 तक का 70% टारगेट है उनको रिसाइकिल करना है, और 2024 तक का उनका टारगेट क्या है, उनका टारगेट दिया गया 100%, ठीक है। 2024 को रखा गया क्योंकि 2024 में इलेक्शन होने वाले, तो उससे पहले इसको अचीव करना चाहते हैं। तो ये टारगेट दिया गया कंपनीज को कि कंपनीज को यहां पर ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है। इसी के साथ में अगर प्लास्टिक के बारे में बात करें, यहां पर और भी इंपॉर्टेंट मुद्दे यहां पर हैं
कि यहाँ पर देखिए प्लास्टिक बैग अगर बात करें, कोई पैकेजिंग आती है आप लोगों के घर में, तो कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी इसीलिए उसको यहाँ पर दिलाया गया है। और जो प्रोड्यूस करने वाले हैं उनको बोला गया कि 2024 तक मिनिमम 50% ऑफ द जो रिजिड प्लास्टिक है, ठीक है, जो इसकी एक कैटेगरी के प्लास्टिक है, तो उसको रिसाइकिल करने की बात की जा रही है। इसी के साथ में फिर आगे चलकर इसको और लेवल पर ले जाने की बात की जा रही है 80%, ठीक है। इसके चलते और अच्छे लेवल पर, यानी कि एक तरीके चीजों को खत्म करने की कोशिश की जा रही है जल्दी से, इसके ऊपर टारगेट दिया जा रहा है। अगर हम लोग प्लास्टिक को खत्म कर पाएंगे तो काफी फायदा देखने को मिलेगा, तो इसके चलते काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जा रहा है। बाकी तालिबान के बारे में बात करें तो यूरोपियन यूनियन तालिबान मिलकर यूरोपियन यूनियन और यूएसए जो है वो तालिबान के साथ बातें कर रहे हैं। कतर को बेसिकली यहां पर इनके द्वारा हब बनाया गया जहां पर ये बातें कर रहे हैं सिचुएशन को सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है। बाकी यहां पर बात करें चाइना जो है वो बायोडायवर्सिटी फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है लगभग 233 मिलियन, और फ्रांस भी यहां पर रिवाइवल प्लान लेकर आ रहा है ताकि टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल यूज कर सके। इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है पर पता होना चाहिए कि दूसरे भी कर रहे हैं तो हमको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, यहां पर जो सी है उसका लेवल आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा क्योंकि ग्लेशियर वगैरह काफी ज्यादा पिघल रहे हैं, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलने वाली है। जोयर बोल्सोनारो जो कि ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है उनको अभी यहां पर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, खासकर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए। तो देखते हैं क्या कोई सॉल्यूशन निकल के आता है। आईएमएफ के बारे में बात करें, यहां पर इसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। तो आईएमएफ के अंदर जो इसकी चीफ है जिनका नाम है जिनका नाम था यहां पर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, बोला यह गया कि इनके द्वारा चाइना को ये काफी फायदा पहुंचाया गया बेसिकली चाइना की रैंकिंग को बूस्ट करने में, जिसके चलते इनके ऊपर काफी ज्यादा आरोप लगाए गए थे। पर लेकिन बोला गया कि इनको अभी सैक करने की नहीं है, डिसाइड नॉट टू सैक, यानी कि इनको हटाया नहीं जाएगा, यही कंटिन्यूअसली यहां पर चीफ रहने वाली है। तो ये था टोटल मुद्दा। आई होप कि आप लोगों ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। फीडबैक जरूर देना लेक्चर कैसा लगा, और नोबेल प्राइज वाली वीडियो देखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।